लास्ट सेगमेंट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था और साथ ही साथ हमने कुछ मिरर फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन भी लगाए थे जिसमें हमने साइन कन्वेंशन का प्रॉपर यूज़ करना सीखा था और साथ ही साथ मैग्नीफिकेशन के भी कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। तो यहाँ पे अब हम रिफ्रैक्शन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। रिफ्रैक्शन का मैंने एक बेसिक आइडिया आप लोग को पहले लेक्चर में दे दिया है। जिन्होंने उसे नहीं देखा है कोई बात नहीं, मैं इसके बारे में दोबारा से इन डिटेल एक्सप्लेन करूँगा अभी। लेकिन पहले मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग सके कि रिफ्रैक्शन आपकी लाइफ में आप पे इम्पैक्ट किस तरह से कर रहा है। सो लेट्स जस्ट क्विकली वॉच अ वीडियो। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें एक बाउल चाहिए होगा और एक कॉइन चाहिए होगा और एक ग्लास ऑफ वाटर चाहिए होगा। तो कॉइन को हम क्या करेंगे, कॉइन को हम बाउल के बॉटम पे प्लेस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे से हम बाउल से दूर पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे और एक ऐसे एंगल पे चले जाएंगे जहां से जस्ट हमें कॉइन दिखना बंद हो जाए। तो जैसे ही हमें कॉइन दिखना बंद होगा, हम अपने किसी फ्रेंड से कह सकते हैं कि उस बाउल में वो पानी डाले धीरे धीरे। और हम धीरे से ये ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वीडियो में ही कि जैसे ही पानी डाला जा रहा है ये कॉइन सडनली विजिबल हो गया है। सो आई थिंक इस वीडियो में हमने जो चीज़ नोटिस की वो ये थी कि जब बाउल में कॉइन रखा था वो कॉइन हमें विजिबल नहीं था। हम एक ऐसे एंगल पे थे कि कॉइन विजिबल नहीं था, लेकिन सडनली हमने वाटर डाला, यानी कि पानी हमने जैसे डाला बाउल में, तो बाउल में पानी आते ही क्या हुआ, बाउल में पानी आते ही हमें वो कॉइन ऐसा लगने लगा कि वो कॉइन थोड़ा सा लिफ्ट अप हो गया, यानी कि सरफेस से थोड़ा सा ऊपर आ गया। लेकिन क्या पानी में इतनी ताकत है कि कॉइन को लिफ्ट अप कर सके? नहीं। तो ये रिफ्रैक्शन के फेनोमेना की वजह से हुआ है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। तो हमने अगर नोटिस किया हो तो हमने बाउल में पहले क्या था, पहले सिर्फ एयर थी, कॉइन के चारों तरफ क्या थी, एयर थी, सिर्फ एयर, यानी कॉइन एक्सपोज टू एयर था। लेकिन जैसे ही हमने बाउल में पानी को डाला, हमने क्या किया, एक दूसरा मीडियम इंट्रोड्यूस कर दिया। अब एयर के साथ क्या क्या है, पानी है। तो रिफ्रैक्शन के लिए यानी कि हमें एक बेसिक आइडिया लगा कि पहली चीज़ तो दो मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक मीडियम है जो ये ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है, ये पूरा एयर है। उसके बाद ब्लू कलर से जो रिप्रेजेंट किया है मैंने, ये वाटर है। तो रिफ्रैक्शन में होता क्या है, रिफ्रैक्शन में कुछ नहीं होता। रिफ्रैक्शन में एक रे ऑफ लाइट क्या होती है, किसी सरफेस पे इंसिडेंट होती है। ये सरफेस कैसा होता है, ये रिफ्लेक्टिंग नेचर का नहीं होता, ये लाइट एब्जॉर्ब करने वाला सरफेस होता है, यानी कि लाइट को जो अपने थ्रू पास करने दे। तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट रे आएगी और लाइट रे आने के बाद बेंड होती है। देखिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा इस चीज़ को। तो लाइट रे आती है, ये इंसिडेंट रे है। देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे है और इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टेड रे नहीं, ये रिफ्रैक्टेड रे। और ये एमर्जेंट रे है क्योंकि ये वापस उसी मीडियम में, जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम में चली गई। इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस, या फिर एंगल मेड बाय द एमर्जेंट रे विद द नॉर्मल। और ये जो दोनों आप लाइन देख रहे हैं ये नॉर्मल है। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसमें हो ये रहा है कि ये जो हमारी रे है, ये जो सबसे पहली रे है इंसिडेंट रे, जैसे ही ये सरफेस पे आई, सरफेस पे जैसे इसने स्ट्राइक किया, ये क्या हुआ, दूसरे मीडियम में एंट्री ले ली। अब दूसरे मीडियम में जाने पे क्या होता है, देखिए रे का जो ओरिजिनल पाथ था वो कुछ ऐसा था, राइट, बिल्कुल लास्ट वाली एमर्जेंट रे के पैरेलल था। तो रे का ओरिजिनल पाथ ऐसा था। अब रे क्या कर सकती थी, क्योंकि इसे बेंड होना है, मीडियम चेंज हुआ, ये बेंड होगी, तो या तो ये नॉर्मल से और दूर जाती या तो ये नॉर्मल की तरफ जाती। तो अभी इस केस में हमने क्या किया, नॉर्मल से दूर या नॉर्मल की तरफ। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अब उसका एक रीज़न ये है कि ये नॉर्मल की तरफ क्यों बेंड हुई, क्योंकि एयर क्या है, एक हल्का मीडियम है, इसमें हम हल्के को रेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। और वाटर क्या है, वाटर एक डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रे जो होती है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। और उसी तरीके से अगर हम बाहर देखें तो जब लाइट रे जो है वाटर से बाहर निकल रही है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये इंसिडेंट रे बन जाएगी, और ये जो एमर्जेंट रे है ये रिफ्रैक्टेड रे बन जाएगी अगर इस केस की बात करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो लाइट का ओरिजिनल पाथ था वो तो कुछ ऐसा था, मैं स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करता हूँ इसको, ठीक है। लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था वो तो कुछ ऐसा था। अब लाइट क्या करती, या तो नॉर्मल से दूर जाती या तो नॉर्मल की तरफ जाती। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भारी मीडियम यानी कि एक डेंस मीडियम से एक हल्के मीडियम में लाइट जा रही है, ठीक। अच्छा, कभी भी यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ डेंस या रेयर या हल्के की बात कर रहा हूँ, भारी या हल्के की बात कर रहा हूँ, इसको कभी भी आप वेट डेंसिटी से मत रिलेट करिएगा, मैं भी इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। वेट डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी में बहुत अंतर होता है। तो यहाँ पे हमारे जो साइंटिस्ट थे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ये, उन्होंने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। पहला चीज़ की, जो ये एंगल आई और एंगल आर बन रहा है रिफ्रैक्शन के केस में,
इनका जो साइन होता है, यानी कि अगर मैं नोट करूँ साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि हर अलग अलग एंगल पे अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने लिखा है साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, यानी कि जितने भी हम इंसिडेंट एंगल चेंज करते जाएंगे, जितना भी रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज होता जाएगा उसी हिसाब से, और इनका जो साइन के एंगल ऑफ साइन का जो रेशियो है, जैसे साइन आई वन अपॉन साइन आई टू इज इक्वल टू साइन आई वन अपॉन साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आई टू अपॉन साइन आर टू, ये रेशियो क्या है, ये रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, ये रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरी चीज़ हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्रैक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, तीनों कहाँ लाई कर रही है, तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई कर रही हैं, ठीक। तो ये तो हमने समझ लिया कि रिफ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या होता है। अब देखते हैं कि रिफ्रैक्शन के केस में बेसिकली होता क्या। देखिए रिफ्रैक्शन दो ही तरह से हो सकता है, या तो मीडियम चेंज होना तो कंपलसरी है, अब उसके अलावा जो बात आती है, या तो लाइट क्या हो, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए, या फिर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाए। तो क्यों हमारा केस वन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट रे जो है एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और केस टू में जो हमने केस लिया है उसमें जो पहला मीडियम है वो डेंसर मीडियम है, वो डेंसर से रेयर में हम देखेंगे। तो दोनों केसेस का एक बार डायग्राम बना लेते हैं। अभी देखिए मैंने आपको बताया था कि लाइट जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंट्री करती है क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी रेयर से डेंसर पे जाते वक्त, ठीक है। और अगर यही केस उल्टा हो जाए, यानी कि लाइट रे जो है अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाए तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। अच्छा एक और चीज़, दूसरी चीज़, जब मैं यहाँ डेंस की बात करता हूँ ना, मैंने अभी आपको बताया कि डेंस का मतलब क्या होता है, ये हम ऑप्टिकल डेंसिटी देखते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए यहाँ पे कि डेंस का मतलब होने का मतलब क्या है, कि मीडियम में शायद पार्टिकल्स जो होंगे उनका ट्रैफिक कुछ बढ़ गया होगा, अगर मैं बात करूँ एक कॉमन सेंस लगाते हैं थोड़ा सा। तो जब भी मैं बोलूँ कि कोई मीडियम डेंसर है लाइट के केस में, यानी कि वो ऑप्टिकली डेंस ज़्यादा है, तो यानी कि लाइट को उसमें ट्रैवल करने में मुश्किल होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी, इस केस में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, लाइट की स्पीड डिक्रीज होगी। और यहीं दूसरे केस में, केस टू में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही है, तो इस केस में क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। यानी कि दोनों केसेस का अगर हम ऑब्जर्वेशन करें तो हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं। रेयर टू डेंसर में आने में लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर टू रेयर में क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर जाती है। उसी तरीके से अगर हम देखें तो लाइट की स्पीड क्या होती है, रेयर से डेंसर आने में डिक्रीज होती है, क्योंकि अब लाइट जो है डेंस मीडियम में आ गई, अब उसे मूव करने में दिक्कत होगी थोड़ी सी। क्यों होती है ये भी हम बताएंगे अभी। ऑप्टिकल डेंसिटी, इसके लिए हमें ऑप्टिकल डेंसिटी समझना पड़ेगा, जो कि अभी हम समझेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें डेंसर से रेयर के बारे में, तो लाइट की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड इंक्रीज करती है, क्योंकि वो फ्री हो जाता है, क्योंकि वो जो पाथ है लाइट का फ्री हो जाता है, आप एक भारी मीडियम से हल्के मीडियम में आ रहे हैं, ठीक है। जो अब देखिए जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, वो एक्सपेरिमेंट क्या था, हमें यहाँ पे एक कॉइन रखा था, एग्जैक्टली यहाँ पे एक कॉइन था। अब इस कॉइन से देखिए मैं डायरेक्टली अगर रेज निकालूं तो इसमें से कोई भी रेज जो है आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही है, राइट। इस कॉइन से निकलने वाली कोई भी ऐसी रे नहीं है जो आपकी आंखों तक पहुंचे। अगर ये रेज कॉइन से आपकी आंख तक नहीं पहुंचेगी तो आप कॉइन को देख कैसे पाएंगे, जाहिर सी बात है। अब रिफ्रैक्शन से ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे कि हम इस कॉइन को देख पा रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा इन डेप्थ समझते हैं कि हमने जो ये केस टू है यहाँ पे, यानी हमने इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए यही लाइट रे जो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी, वो आपकी आंखों तक सडनली कैसे पहुंचने लगी। ये लाइट रे है जो कि ऐसे कुछ निकल रही थी, जो आपकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। अब इसके साथ क्या हो रहा होगा अगर हम समझने की कोशिश करें, तो सपोज़ ये लाइट रे ऐसे निकली कुछ, ठीक। अब इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा कि इस पॉइंट पे अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, राइट, कुछ इस तरह से होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये जो मीडियम है, ये जो वाटर है, ये वाटर कैसा मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, डेंसर मीडियम है। और ये जो बाहर है ये क्या है, ये एयर है, ये कैसा मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है, राइट। ये तो सबको पता है। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ मूव करती है तो वो क्या करती है, वो नॉर्मल से दूर जाती है, यानी कि लाइट का मूवमेंट अब थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा,
रिफ्रैक्शन के बाद, यानी कि हमने देखा ये लाइट बेंड होकर के आपकी आंखों तक पहुंच रही है, ये लाइट बेंड होकर के आपकी आंखों तक पहुंच रही है। तो यहाँ पे लेकिन एक चीज़ और हमें पता चलेगी, वो एक चीज़ ये है कि अगर हम इस जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करें तो ये कुछ यहाँ पे आएगी। आई होप इसको समझ में आ रहा होगा। और हम जो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे वो ये है कि जो इमेज दिख रही होगी आदमी को वो कुछ ये है, जो इस कॉइन की इमेज आदमी को दिखेगी वो यहाँ पे दिखेगी, यानी कि ये एपरेंट इमेज है। जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है वो कहीं और होता है। देखिए हमारी आंख प्रोसेस नहीं कर पाएगी, हमारी आंख क्या मानेगी, जहाँ से रे आ रही है वहीं पे ऑब्जेक्ट होगा। हमारी आंख तो ही मानेगी, आंख को नहीं पता है, आंख को घंटा फर्क नहीं पड़ता, ना आंख को कुछ पता है। आंख को क्या मतलब है, आंख को सिर्फ चीज़ें देखनी है और जो इन्फॉर्मेशन आंख को मिलती है वो आपके ब्रेन को प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे हमारी आंख जो है वो क्या प्रोसेस कर रही है कि लाइट रे ऐसे आई, इसका मतलब इसको हम फर्दर एक्सटेंड करेंगे, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं होगा। यही हमारी आंख ने हमको इन्फॉर्मेशन दी। इसी वजह से हमें कॉइन दिख रहा है, लेकिन हमें कॉइन कभी भी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं दिखेगा। हमें कॉइन कहाँ दिखेगा, इसे हम कहते हैं एपरेंट इमेज भी कहते हैं। तो ये हमने समझ लिया एक्सपेरिमेंट, ये कोई जादू नहीं था, इसके पीछे साइंस था। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जैसा कि हमने अभी देखा कि द फेनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्शन। अब हम लॉज के बारे में अगर बात करें तो लॉज वही है जो दो चीज़ें हमने ऑब्जर्व की थी। पहले क्या था कि इंसिडेंट रे नॉर्मल हो गई आपकी और जो रिफ्रैक्टेड रे हो गई, सब कहाँ लाई करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। दूसरी चीज़ ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो ये रेशियो है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है। यानी एंगल कुछ भी हो, हमेशा साइन आई अपॉन साइन आर का जो ये रेशियो है ये कांस्टेंट ही रहेगा। और इसी चीज़ को ये जो लॉ, ये जो सेकेंड पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो सेकेंड पॉइंट है इसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो कोई आपसे पूछे स्नेल्स लॉ क्या होता है तो आप बताइएगा साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उसे ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ। किस में, रिफ्रैक्शन में। और इसी कांस्टेंट टर्म को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो ये रेशियो आ रहा है इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको कि हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हमने कुछ बात की थी डेंसिटी के बारे में, ऑप्टिकल डेंसिटी की हमने बात की थी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो मीडियम है जिनका पार्टिकल का अरेंजमेंट लगभग सिमिलर है, मतलब बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है। ऐसा नहीं, हम देख के नहीं बता सकते कि मीडियम वन जो है वो ज़्यादा डेंस है और मीडियम टू जो है वो कम डेंस है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू इज़ लेस देन मीडियम वन। अब मीडियम टू में जो वेलोसिटी है वो क्या है, कम है, और मीडियम वन में ज़्यादा है। इसका मतलब तो मीडियम वन में मतलब लाइट जो है कैसे ट्रैवल कर रही होगी, फास्ट, और मीडियम टू में लाइट कैसे ट्रैवल कर रही होगी, स्लो। अब ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए जब भी किसी मीडियम में लाइट ट्रैवल करती है तो होता क्या है, हमें सबसे पहले ये जानना पड़ेगा। तो जैसे लाइट क्या करती है, लाइट मीडियम के पार्टिकल्स से होते हुए गुजरती है, इतना तो सब जी तो जान रहे हैं। तो पहले क्या होगा, ये जो पार्टिकल है लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ए फॉर एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या करेगा, ये एमिट करेगा। एमिट करने के बाद ये जो लाइट रे है ये दूसरे पार्टिकल में जाएगी, ये फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा और ये फिर इसको एमिट करेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, एब्जॉर्प्शन और एमिशन का प्रोसेस चलता रहेगा। इसने फिर एमिट किया, इसने फिर एब्जॉर्ब किया। अब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है, ये एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बीच में क्या है, एक छोटा सा टाइम गैप आएगा, एक छोटा सा टाइम गैप आएगा। ऐसा नहीं कि लाइट को तुरंत एब्जॉर्ब किया और तुरंत ही री एमिट कर दिया, एक छोटा सा एक टाइम गैप आएगा, एक ऐसा टाइम गैप आएगा जिसे आप नोटिस नहीं कर पाएंगे, बट वो टाइम गैप है। सेम केस आपके मीडियम टू में भी हो रहा होगा। मीडियम टू में क्या हो रहा होगा, लाइट आई, पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया फिर एमिट किया। सिमिलरली जैसे एब्जॉर्ब कर रहा है वैसे एमिट कर रहा है, फिर से एब्जॉर्ब किया और फिर से री एमिट कर दिया। ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब इसमें भी एक टाइम गैप आ रहा है। देखिए दोनों मीडियम में प्रोसेस तो सेम हो रहा है, दोनों मीडियम में जो प्रोसेस हो रहा है एब्जॉर्प्शन और एमिशन का सेम हो रहा है। अब खेल कहाँ पे है, यहाँ पे सारा खेल इस टाइम गैप का है। यानी कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बीच में जो छोटा सा एक टाइम गैप आ रहा है, अगर मैं कहूँ कि मीडियम टू में हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, कम है, तो इसका मतलब मीडियम टू में जो ये जो टाइम गैप आ रहा है
ये क्या है, ये ज़्यादा है, ये जो टाइम गैप आ रहा है ये ज़्यादा है मीडियम 1 के कंपैरिजन में। तो जितना ज़्यादा टाइम गैप होगा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी जितना ज़्यादा टाइम गैप हम लेंगे। इसको आप बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल यूज़ करूँ, सपोज दो बसें हैं, ठीक, दोनों सिमिलर हैं, दोनों के ड्राइवर की क्वालिटीज़ भी एकदम सिमिलर है, यानी कि ड्राइवर जो है बस को एकदम सेम स्पीड पे चलाता है। अब बस को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए सपोज 5 स्टॉप आते हैं बीच में, मतलब 5 स्टॉपेजेस है जहाँ पे पैसेंजर उतरते हैं और चढ़ते हैं, और दोनों बसों का रूट अलग है, बट ओवरऑल डिस्टेंस क्या है, सेम है। ओवरऑल डिस्टेंस जो बस को ट्रैवल करनी है वो सेम है। तो सपोज हम मानते हैं एक बस कहाँ हम चला रहे हैं, अमेरिका में चला रहे हैं, और एक बस हम कहाँ चला रहे हैं, इंडिया में चला रहे हैं। चलिए अमेरिका से भी अच्छी कंट्री हम मानते हैं। एक बस को हम चला रहे हैं जापान में। हमने जापान के बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं जिसमें लोगों की सभ्यता को दिखाया गया है कि कितने सभ्य लोग हैं वहाँ के। तो जापान में जो बस है, जब वो अपने स्टॉप पे रुकती है तो क्या होता है, पैसेंजर्स पहले उतरते हैं और फिर वापस पैसेंजर्स, जब सारे पैसेंजर उतर जाते हैं तो तुरंत ही वापस जो नीचे पैसेंजर खड़े होते हैं वो चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रोसेस की एफिशिएंसी बढ़ी, क्योंकि आराम से लोग उतरे और आराम से चढ़ गए, तो ये प्रोसेस तुरंत हो गया। अब इंडिया में क्या होता है, एक आदमी उतरता है, एक आदमी चढ़ता है, एक आदमी उतरता है, एक आदमी चढ़ता है, ऐसे क्या होता है, भसड़ मच जाती है, तो वो प्रोसेस क्या होता है, काफ़ी लंबा हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बिल्कुल वैसे ही समझ सकते हैं कि जो बीच के टाइम गैप की अगर हम बात करें, तो टाइम गैप ज़्यादा कब है, जब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब और एमिट करने में टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, यानी कि बस स्टॉप पे बस का जो वेट टाइम है वो बढ़ गया। जापान में अगर हम देखें तो बस स्टॉप पे बस का जो वेट टाइम है वो कुछ ऐसा है कि पैसेंजर्स उतरे और चढ़ गए, फिर बस चल दी। अब इंडिया में क्या है, उतरे चढ़े फिर बीच में फंस गए 4 लोग, तो जब 4 लोग फंस जाएंगे तो बस वहीं पे ज़्यादा देर तक रुकेगी। तो इसका मतलब बस एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक तो सेम स्पीड से ट्रेवल कर रही है, लेकिन जैसे ही स्टॉप पे रुक रही है वहां पे स्टॉप का टाइम गैप बढ़ जाता है। तो यानी कि ओवरऑल मीडियम में ट्रैवल करने की लाइट की अगर हम बात करें तो वो जो टाइम पीरियड है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि हर स्टॉप पे लाइट को ज़्यादा देर रुकना पड़ रहा है। तो इस वजह से जो ऑप्टिकल डेंसिटी, अगर हम ऑप्टिकल डेंसिटी की बात करें, ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि लाइट की स्पीड, ऑप्टिकल डेंसिटी बेसिकली क्या डिफाइन करता है, लाइट की स्पीड। तो अगर हम कहें कि कोई मीडियम ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है, यानी कि लाइट को उस मीडियम में ट्रैवल करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, यानी लाइट की स्पीड ज़्यादा कम होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मीडियम 2 में जो लाइट की स्पीड है वो क्या है, कम है। तो इसका मतलब मीडियम 2 इज ऑप्टिकली डेंसर व्हेन कंपेयर टू मीडियम 1। अब इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी होती है, वाटर की जो वेट डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी नहीं, वाटर की जो वेट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, वो ज़्यादा होती है ऑयल के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्टिकल्स का अरेंजमेंट भी देख सकते हैं उसी तरीके से। तो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वाटर में, आप देख सकते हैं पार्टिकल्स की जो पैकिंग है वो काफ़ी क्लोज है। ऑयल में जो आप देख रहे हैं वो पार्टिकल्स की पैकिंग है वो थोड़ी दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम वेट डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी को एक ही समझे तो इसका मतलब वाटर ज़्यादा डेंस मीडियम है, वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो कम होनी चाहिए। लेकिन फैक्चुअली अगर हम देखें तो वाटर में जो लाइट की स्पीड होती है वो 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और ऑयल में जो लाइट की स्पीड होती है वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब वाटर में जो लाइट की स्पीड है वो ज़्यादा है। सोचिए, वेट डेंसिटी ज़्यादा होने के बावजूद वाटर में जो स्पीड है ज़्यादा है। इसका मतलब वेट डेंसिटी का ऑप्टिकल डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के पार्टिकल्स के नेचर पे, ना कि मीडियम के पार्टिकल के अरेंजमेंट में। मीडियम के पार्टिकल के अरेंजमेंट पे क्या डिपेंड करती है कि पार्टिकल्स पास पास हैं तो उसकी वेट डेंसिटी ज़्यादा होती है, दूर दूर है, जैसे कि सॉलिड की बात करें तो पार्टिकल्स एकदम पास पास होते हैं तो वेट डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और दूर दूर है तो क्या होता है, जैसे हम गैस की बात करें तो गैस की वेट डेंसिटी बहुत कम होती है, बैलून होता है हवा में ऐसे ही उड़ जाता है। अब पत्थर को आपने उड़ते हुए देखा, ऐसे तेज हवा चली पत्थर उड़ गया। मैं टोर्नेडो साइक्लोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो वाटर की वेट डेंसिटी है वो ज़्यादा होने के बावजूद वाटर में लाइट की स्पीड ज़्यादा है। इसका मतलब वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, अब यहाँ पे क्या असम्पशन निकलता है, वाटर की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो क्या है, ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी यानी ओडी जो है ऑप्टिकल डेंसिटी से कम है। ऑयल की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है। क्यों कम है, क्योंकि लाइट की स्पीड वाटर में ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो लाइट के रास्ते में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं या दिक्कतें आ रही हैं वो कम है, इसीलिए स्पीड ज़्यादा है। तो ये है हमारा ऑप्टिकल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे
रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब के बारे में। अब ग्लास स्लैब क्या होता है? ग्लास स्लैब बेसिकली एक क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर होता है ग्लास का। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने बिल्कुल रिफ्रैक्शन जैसे हमने पढ़ा हम उसी तरह से पढ़ेंगे। तो लाइट रे यहाँ पे आकर के इंसिडेंट हुई, राइट, इस डायरेक्शन से। इसके बाद क्या हुई, लाइट देखिए एयर से ग्लास में आ रही है, तो ये इसका ओरिजिनल पाथ है। ये नॉर्मल से दूर भी जा सकती है और नॉर्मल की तरफ भी जा सकती है। तो क्योंकि ये एयर हमारा हल्का मीडियम है और ग्लास हमारा डेंसर मीडियम है, तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ जाएगी और कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये वापस से रीमर्ज हो करके, अब ये ओरिजिनल पाथ इसका ये है, तो ये फर्दर नॉर्मल की तरफ जा सकती है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, या नॉर्मल से दूर जा सकती है। तो क्योंकि अब ये हल्के मीडियम से, सॉरी, अब ये भारी मीडियम से हल्के मीडियम में वापस एंट्री ले रही है, तो ये कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक। तो अगर हम इस चीज़ को एक्सटेंड करते हैं सपोज, तो हम पाएंगे कि ये अपने जो ओरिजिनल पाथ है उसके बिल्कुल पैरेलल जा रही है। लाइट का जो ओरिजिनल पाथ था, जो अनडेविएटेड पाथ जो स्टार्टिंग में था लाइट का, इसे हम डॉटेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ, ठीक। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और ये हमारा एंगल ऑफ एमर्जेंस है। अच्छा, ये जो ओरिजिनल पाथ से डेविएट हुई है, जो दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस है, ये बिल्कुल पैरेलल है। तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलते हैं, डी। और डी का मतलब होता है लैटरल शिफ्ट। इस डी को हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट। और हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब पढ़ा था, हमने देखा था कि ये जो साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशियो होता है किसी भी दो मीडियम के लिए अगर हम बात करें, ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी रेशियो को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। तो यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी एक चीज़, कि जब भी हम बात करते हैं, सपोज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं एन, और हमारा जो पहला मीडियम है वो एयर है, ये जो टर्म है साइन आई अपॉन साइन आर, इसमें लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, जैसे हमने लिख दिया एन जी, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने लिख दिया। और लाइट कहाँ से आ रही है, एयर से आ रही है। तो जब भी हम किसी मीडियम में लाइट की एंट्री एयर के थ्रू करवाते हैं, यानी कि पहले एयर से लाइट आई और फिर उस मीडियम में एंट्री कर रही है, तो ये हमेशा क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट। हमने एयर को एक स्टैंडर्ड मीडियम माना है, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और सपोज यहाँ पे हमने लिखा है, सपोज एक टर्म लिखा हुआ है एन जी डब्ल्यू, यानी एन ग्लास वाटर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया एन जी अपॉन एन डब्ल्यू, यानी रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। इसे हम क्या कहते हैं, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये कंपैरेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है, पहले मैं एब्सोल्यूट की बात करूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे मैंने लिख दिया ग्लास, ठीक। तो यानी कि हमने मीडियम क्या लिया, हम सिर्फ ग्लास की बात कर रहे हैं। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, एक तो हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के रेशियो से भी निकाल सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी कि अगर मैं कहूँ, देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन एयर तो कांस्टेंट है हमेशा, ठीक है। मीडियम कुछ भी हो सकता है। सपोज हम बात करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है, सी, हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी की वैल्यू मैंने आपको सबको बताई थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे सी है। अब देखिए अगर हम बात करें ग्लास में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसमें मीडियम की जगह पे हम क्या करेंगे, ग्लास, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास यानी वी जी। सो ये हमारा आ गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा हमेशा, क्योंकि वैक्यूम में, देखिए वैक्यूम में तो कोई पार्टिकल्स नहीं होते हैं,
और हम एयर को भी वैक्यूम की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि एयर और वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड में जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जो एयर में जो स्पीड होती है वो कुछ 2.99 इंटू 10⁸ होती है, और वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो 3 इंटू 10⁸ होती है। तो हम ज़्यादा अंतर नहीं करते। हम सी का मतलब क्या मानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम दोनों में हम एक ही चीज़ मानते हैं, सेम ही मानते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में तो किसी तरह कोई पार्टिकल नहीं होते हैं। यानी कि अगर हम जो बस का हमने एग्जांपल लिया था ऑप्टिकल डेंसिटी के केस में, अगर हम उस बस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि बस जो है अपनी डेस्टिनेशन से निकली, अपने जो इनिशियल पॉइंट से निकली और अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गई बिना किसी स्टॉप पे रुके। तो यानी कि यहाँ पे किसी तरह का टाइम गैप तो आया ही नहीं, बस बीच में, यानी लाइट सीधे निकली और पहुंच गई। और अभी हम किसी भी मीडियम को उठा लें, उसको अगर हम वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, किसी भी मीडियम को अगर हम वैक्यूम से कंपेयर करते हैं, तो उस मीडियम में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स तो होंगे जो लाइट को एब्जॉर्ब एमिट कर रहे होंगे, बीच में एक छोटा सा टाइम गैप आ रहा होगा। यानी कि लाइट की जो स्पीड है वो कुछ ना कुछ तो डिक्रीज होगी। लाइट के रास्ते में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स या रुकावटें आ रही हैं, जो कि हम साफ देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि जो ये हमारा एन जी है, अब अगर हम एक आइडिया लगाएं, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन करें, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये जो हमारा एन जी है ये सी अपॉन वी जी है कुछ। तो सी हम देख रहे हैं कि ज़्यादा है और वी जी क्या है, कम है। यानी वी जी मतलब यहाँ पे ग्लास है फिलहाल, लेकिन हम कोई भी मीडियम मान सकते हैं। लेट अस अज्यूम एनी मीडियम, जैसे हम लिख दिए एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी। ठीक है, तो सी क्या है, ज़्यादा है, और वी हमेशा कम होगा। मैंने आपको बताया क्यों कम होगा, क्योंकि हर मीडियम में पार्टिकल्स होते हैं। वैक्यूम में तो पार्टिकल है ही नहीं, तो कोई रुकावट है ही नहीं। सेम केस एयर का भी लगभग आता है, जो पार्टिकल्स हैं वो नेग्लिजिबल रुकावट करते हैं लाइट के लिए। लेकिन अगर हम किसी मीडियम की बात कर रहे हैं, किसी सॉलिड मीडियम की या किसी लिक्विड या किसी भी डेंस मीडियम की बात कर रहे हैं, ऑप्टिकली डेंस मीडियम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे रुकावटें आ रही है, लाइट की स्पीड कम होगी। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का क्या होगा, किसी भी अदर मीडियम का, यानी अदर देन एयर या वैक्यूम के अलावा किसी भी मीडियम की अगर हम बात करें, तो हमने देखा कि वो एक बड़े नंबर को हम एक छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो जो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं nm की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, एब्सोल्यूट। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं चाहे तो कभी भी आपको ऐसे कोई भी मीडियम दिया है, सपोज एक मीडियम है उसका नाम है x, तो आपको दिया हुआ है कि मीडियम x का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 0.4 है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैक्यूम से ज़्यादा लाइटर मीडियम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। आई होप आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। सो कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, देखिए ये हमारे वही सारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं। जैसे मैंने आपको बताया था n21 का मतलब क्या होता है, n2 अपॉन n1। अब इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप n2 अपॉन n1 को सिंप्लीफाई करें, अब n2 का मतलब क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, और n1 का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। यानी दो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है n21। n12 क्या होगा, n1 अपॉन n2। तो इसको जब हम पूरी तरीके से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख के सॉल्व करेंगे, तो हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट का टर्म है c, वो c ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा ये। तो n21 का मतलब v1 अपॉन v2 हो गया, n12 का मतलब v2 अपॉन v1 हो गया। अब ये जो है ये आपका है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, nm अगर लिखा है, nm का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी c अपॉन v। अब ये हमने पढ़ा विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, यहाँ क्या लिखेंगे, ऑलवेज। ठीक, अच्छा ये जो तो n21 और n12 लिखा है ना, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 1 भी हो सकती है। लेस देन 1 जरूरी नहीं हो, लेकिन हो सकती है। सपोज हम ग्लास और वाटर को कंपेयर कर रहे हैं, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, वाटर का कम है, और वहीं हम वाटर ग्लास को अगर कंपेयर करना स्टार्ट कर दें, तो वाटर का कम है और ग्लास का ज़्यादा है। तो ये जो रेशियो है ये 1 से कम भी आ सकता है कुछ केसेस में। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, हमने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, ऑप्टिकल डेंसिटी, देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अच्छा डेंसर मीडियम में हमने क्या देखा था, लाइट जैसे ही रेयर से डेंसर में आ रही थी, नॉर्मल की तरफ मुड़ रही थी। अब मीडियम जितना ज़्यादा डेंस था, लाइट उतनी ज़्यादा मुड़ रही है।
तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा, मोर इज द बेंडिंग नेचर ऑफ लाइट, ठीक है, लाइट उतना ज़्यादा मुड़ेगी। दूसरा पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट की स्पीड उतनी ही कम होगी, बिल्कुल सही बात लिखी है। तीसरा पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा ऑप्टिकल डेंसिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। चौथा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑप्टिकल डेंसिटी और वेट डेंसिटी पूरी तरीके से अलग है। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर उनसे वाटर और ऑयल का एग्जाम्पल पूछा जाए वो इस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो फिर आज के सेगमेंट को हम यही खत्म करते हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रिफ्रैक्शन के जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। जैसे अभी हमने जो वीडियो देखा था उसमें हमने क्या देखा था, तो ऐसे मल्टीपल फेजेस है। जो चश्मा मैंने पहना है, इसके जो लेंसेज, अगर मैं बात करूँ, ये जो ग्लासेस हैं, ग्लासेस भी कुछ थिकनेस होल्ड करते हैं, तो इसमें भी रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब जिस कैमरे से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस कैमरे में भी एक लेंस लगा हुआ है। तो हो सकता है आप मुझे स्क्रीन पे जहाँ देख रहे हैं, आप मुझे स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं, तो हो सकता है कि मैं स्क्रीन पे यहाँ पे ना हो करके कहीं थोड़ा सा साइड में पोजीशन पे हूँ, और वो रिफ्रैक्शन की वजह से वो थोड़ी सी इमेज करेक्ट होकर के मेरी यहाँ पे आ रही है। तो आगे चल के हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि लेंसेज क्या होते हैं। तो तब तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले मैं रिफ्रैक्शन के कुछ न्यूमेरिकल से रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ और वो मैं जल्दी पोस्ट कर दूंगा, उससे आप देख करके रिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय टिल देन।